और आज का जो हमारा सेशन होगा उसमें हम लोग कवि जो कि भूषण के द्वारा लिखा गया है उसके चैप्टर एक्सप्लेनेशन, कवि परिचय के साथ साथ जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन अर्थात लाइन बाय लाइन जो अर्थ है कि चैप्टर लाइन लिखी गई है उसके अर्थ को समझेंगे। ठीक है, तो सभी तैयार है? आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए, उसके बाद आज का जो हमारा सेशन है उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को। रजनीश गुड मॉर्निंग, पुष्पांजलि, अर्जुन, ठीक है, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी जल्दी से जुड़ जाइए, फिर आज का जो हमारा सेशन है उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे जुड़ गए लगभग। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा सेशन है ये 5 चैप्टर है। ठीक है, आप सभी को आवाज आ रही है? एक बार कंफर्म कर दे हमें कि आवाज आ रही है आप सभी को। गुड मॉर्निंग रवि। आवाज आ रही है? ठीक है, चलिए ठीक है। तो चलिए हमारा जो 5 चैप्टर है वो क्या है? वो है कबीर। ठीक है, हमारा 5वां चैप्टर कबीर का है, तो इसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, हमने देखा आ रही है। ठीक है, चलिए ठीक है। ये रवि बातचीत चैप्टर शुरू होगा। हम लोग अब काव्य खंड को 5 चैप्टर, ठीक है, हमने बताया था आपको कि हम काव्य खंड का 5 चैप्टर क्लियर कर लेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद हम गद्य खंड या व्याकरण के पोर्शन पे चलेंगे, जो आपकी बहुमत होगी उसी पर हम कार्य करेंगे। ठीक है, तो इसी 5 चैप्टर आज जो है हमारा वो लास्ट चैप्टर है। इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखने के बाद हम लोग किस पे चलेंगे? हम लोग गद्य खंड या व्याकरण के पोर्शन पे चलेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, फास्ट ही पढ़ाते हैं। लेकिन अगर इतना भी फास्ट पढ़ाया जाए तो हो सकता है इसमें से कुछ स्टूडेंट को नहीं समझ में आए। ठीक है, इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि जितने भी बच्चे हमारे लाइव क्लास से जुड़े हैं उन सभी को समझ में आए। ठीक है, उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो सोल्व हो हमारी लाइव क्लास में। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए हमारा जो 5वां चैप्टर है वो है कबीर, और इसके जो रचनाकार है वो कौन है? वो है भूषण, और इन्हें कवि भूषण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हम जानेंगे कि इन्हें कवि की उपाधि किसने दिया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा चैप्टर है उसे। देखिए हमारा जो 5वां चैप्टर है वो है कबीर, और इसके जो रचनाकार है वो कौन है? वो है भूषण, जो कि यहाँ पर आपको चित्र के माध्यम से बताया जा रहा है। ठीक है, ये कौन है? ये है भूषण, भूषण है। ठीक है, ये कौन है? भूषण है। ठीक है, तो देखिए कवि का परिचय, आपके एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं वो अधिकतर कवि परिचय से ही आते हैं। ठीक है, पूछा जाएगा आपसे कि भूषण का जन्म स्थान कहाँ था। ठीक है, तो अधिकतर जो प्रश्न आते हैं वो कवि परिचय से आते हैं, इसलिए आपके लिए कवि परिचय पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम सभी चैप्टर में कवि परिचय के साथ साथ लाइन बाय लाइन अर्थ को लेकर आते हैं। ठीक है, जिससे आपका जो कंसेप्ट है पूरा चैप्टर ही आपका क्लियर हो जाए। तो देखिए चलते हैं हम कवि परिचय पे। सर्वप्रथम हम जानेंगे इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था 1613 ईस्वी को। कब हुआ था? 1613 ईस्वी। आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से बताएं कि यह किस शताब्दी में आएगा। 1613 ईस्वी किस शताब्दी में आएगा? ठीक है, बताइए। 1613 ईस्वी जो है वह किस शताब्दी में आएगा? ठीक है, यह किस शताब्दी में आएगा 1613? 17वीं शताब्दी। वेरी गुड प्रिया, रवि, ठीक है, आप सभी का आंसर सही है। उदय शंकर, मिथुन, अनुष्का, पुष्पांजलि, एस कुमार, ठीक है, 17वीं शताब्दी। ठीक है, 17वीं शताब्दी में आएगा। ठीक है, तो ये आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, और इनका जो निधन हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 1715 ईस्वी में। अर्थात ये कितने वर्ष जीवित रहे बताइएगा? इनका जो जीवन काल था वो कितने वर्षों का था? ठीक है, इनका जो जीवन काल था वो कितने वर्षों का था, ये आप बताइएगा।
हाँ रवि, ये 18वीं शताब्दी है, 1715 18वीं शताब्दी के अंतर्गत आएगा। लेकिन इनका जो जीवन काल था, ये कितने वर्ष तक अपना जीवन काल व्यतीत किए, ठीक है, इनका जीवन काल कितने वर्षों का था, बताइएगा। 100 वर्षों का, प्रिया 102 वर्षों का, ठीक है, लगभग 102 वर्ष, ठीक है, 102 वर्ष का इनका जीवन काल था। किनका? भूषण का। आप समझ सकते हैं कि इन्होंने अपने जीवन काल का लगभग पूरा हिस्सा जी लिया, ठीक है, 102 वर्षों का, हाँ ठीक है। चलिए चलते हैं, जन्म स्थान इनका है टिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। देखिए टिकवापुर, टिकवापुर एक गांव है जो कि आपको इस फिगर के माध्यम से दिखाया जा रहा है। टिकवापुर क्या है? टिकवापुर एक गांव है, आप लोग देख रहे हैं इसे, ये क्या है? ये टिकवापुर गांव है जो कि कानपुर जिला उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है, ठीक है, कानपुर जिला है और उत्तर प्रदेश राज्य है, ठीक है, टिकवापुर गांव हुआ, कानपुर एक जिला है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा? यह राज्य है, ठीक है, सभी को क्लियर हुआ। इनका जो जन्म स्थान था वो उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर जिला के टिकवापुर गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, सभी को क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं इनके पिता पे। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है आपके एग्जाम में कि भूषण के पिता का क्या नाम था। तो भूषण के पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी, ठीक है, रत्नाकर त्रिपाठी जो थे वो भूषण के पिता थे, ठीक है, भूषण के पिता थे रत्नाकर त्रिपाठी जी, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, उपनाम। उपनाम भूषण। देखिए उपनाम इनका दिया गया भूषण। देखिए चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। मैं आपको समझाना चाहूंगी कि इनका नाम था भूषण, ठीक है, तो उपनाम इन्हें भूषण, चित्रकूट के सोलंकी राजा जो थे रुद्र शाह, उन्होंने इन्हें क्या नाम दिया? हाँ रजनीश, इंपॉर्टेंट लाइन आपको बताया जाएगा। खुशी गुड मॉर्निंग। देखिए आपको इंपॉर्टेंट लाइन भी बताया जाएगी कि किसी किससे प्रश्न आता है वो भी आपको बताया जाएगा, ठीक है, आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, आपका जो सारा कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा जैसा कि हमने अभी तक के चैप्टर को करते आया है, ठीक है। तो इसे देखिएगा, भूषण चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। अब समझिए चित्रकूट, चित्रकूट जो है यह उत्तर प्रदेश का एक जिला है। यह क्या है? उत्तर प्रदेश का एक जिला है चित्रकूट, ठीक है, चित्रकूट नामक उत्तर प्रदेश राज्य में एक जिला है। अब इधर देखिए, सोनी गुड मॉर्निंग। अब देखिए सोलंकी राजा, सोलंकी क्या है? सोलंकी वंश है। सोलंकी क्या है? जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा गुप्त वंश, मौर्य वंश, ठीक है, तो उसी प्रकार से सोलंकी एक वंश है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है सोलंकी राजा। अब आप सभी को समझ में आया होगा ऐसा क्यों लिखा गया है चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। रुद्र शाह नाम था जो कि सोलंकी वंश के थे और उत्तर प्रदेश का एक जिला है अभी वर्तमान में चित्रकूट, वहां के वो राजा थे, ठीक है। अब देखिए इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी, ठीक है। टाइम चेंज नहीं होता है, दरअसल धूप हो जाती है, ठीक है, इस वजह से आपका जो टाइम है वो चेंज कर दिया गया है धूप के वजह से, ठीक है, और आप कुछ बच्चों की क्लास भी रहती थी, इस वजह से आपका जो टाइमिंग है वो चेंज कर दिया गया। 7 से 8 आपकी टाइमिंग है, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए टाइम से। चलिए ठीक है, अब देखिए भूषण चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। आगे उपनाम भूषण इतना प्रसिद्ध हुआ कि मूल नाम विस्मृत हो गया। आगे इनका जो ये नाम था भूषण इतना प्रसिद्ध हुआ जो कि रुद्र शाह के द्वारा दिया गया था, राजा रुद्र शाह के द्वारा, कि इनका जो मूल नाम था वो लोगों को विस्मृत हो गया, भूल गया, और लोग उन्हें कवि भूषण के नाम से जानने लगे। इतना सभी को क्लियर है? रुद्र शाह, वेरी गुड। तो इतना आप सभी को क्लियर है? हम आगे बढ़े, आगे बढ़े हम पानी पी लेते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए।
चलिए, सभी को क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम भी है? विस्मृत का मतलब होता है उदय शंकर, भूल जाना, ठीक है। अर्थात लोग उन्हें, इनका जो उपनाम दिया गया भूषण, लोग इन्हें इन्हीं नाम से जानने लगे, ठीक है। इनका जो मूल नाम था लोग उन्हें भूल गए। इनका मूल नाम था, क्या नाम है? प्रिया। इनका मूल नाम था मनीराम। इनका मूल नाम था मनीराम या पतिराम, ठीक है। ये एक मुनि ने बताया है कि इनका जो उस समय के जो मुनि थे उन्होंने बताया कि इनका नाम मनीराम या क्या था? पतिराम था। तो बाद में लोग उन्हें, आज हम भी इन्हें भूषण के नाम से ही जान रहे हैं, ठीक है। तो आगे चल करके इनका नाम इतना प्रसिद्ध हुआ कि लोग उन्हें किस नाम से जानने लगे थे? कवि भूषण के नाम से जानने लगे। और मनीराम जो इनका नाम था, लोग इन्हें इस नाम से, ये विस्मृत हो गए, लोग इन्हें इस नाम से भूल गए, ठीक है। चलिए, सभी को क्लियर होगा? क्या पूछ रहे हैं आप? मुंचुन? चित्रकूट एक जगह का नाम है, ठीक है मुंचुन। हाँ, मनीराम को भूल गया, उसके बाद उनका जो नाम आया कवि भूषण, ठीक है। लोग उन्हें इसी नाम से जानने लगे, ठीक है। मुंचुन, चित्रकूट एक जगह का नाम है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है, ठीक है। आप सभी को इतना क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। देखिए, प्रमुख आश्रयदाता। आश्रयदाता अर्थात ये किस किस के दरबार में रहे थे, ठीक है। आश्रयदाता अर्थात यह किस किस के दरबार में रहे थे, उनके नाम को हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, छत्रपति शिवाजी, इनके आश्रयदाता के रूप में छत्रपति शिवाजी भी रहे हैं, ठीक है। देखिए, शिवाजी के पुत्र साहू जी। शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? साहू जी। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे लिखा गया है शिवाजी के पुत्र साहू जी। तो शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? साहू जी था, ठीक है। अब देखिए, पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल। पन्ना, पन्ना क्या है? पन्ना मध्य प्रदेश का एक जिला है। मध्य प्रदेश का एक जिला है पन्ना, ठीक है। बुंदेला राजा अर्थात बुंदेल वंश के थे ये, और छत्रसाल इनका नाम था, महाराजा छत्रसाल, ठीक है। इतना क्लियर हुआ सभी को? अब देखिए, तो हमने आपको बताया आश्रयदाता अर्थात ये किन किन के दरबार में रहे थे, किन्होंने इन्हें आश्रय दिया। तो 3 नाम यहाँ पे दिए गए हैं। शिवाजी, शिवाजी के जो पुत्र थे साहू जी, ठीक है। चलिए, सभी को क्लियर हो गया। और पन्ना, पन्ना एक मध्य प्रदेश का एक जिला है वर्तमान में, उसके जो राजा थे छत्रसाल, ये तीनों का नाम इनके आश्रयदाता के रूप में आता है। चलिए, ठीक है, सभी को क्लियर हो गया। चलिए, विशेष विशेष हम आगे देखेंगे रीति काल के बारे में, ठीक है। ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भूषण जो है वह किस काल के कवि रहे हैं, ठीक है। भूषण जो है वह किस काल के कवि रहे हैं? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं विशेष पे, ठीक है। रीति काल, भूषण किस काल के कवि रहे हैं उसे हम लोग देखते हैं। देखिए, रीति काल के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी, चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के भाई के रूप में जाने जाते हैं। कौन कौन जाने जाते हैं? तो याद रखिएगा। हाँ, आज ही समाप्त हो जाएगा ये, ठीक है। ये चैप्टर हम आज ही समाप्त कर देंगे आप लोग को, लाइन बाय लाइन अर्थ के साथ, ठीक है। देखिए, रीतिकाल, रीतिकाल कब से कब तक की अवधि को कहेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। 1643 से लेकर के 1843 की जो अवधि है वह रीतिकाल के नाम से जानी जाती है। और आप लोगों ने देखा कि इनका जो जन्म हुआ था वो 1613 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1613 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु हो गई थी 1715 में, अर्थात ये इसी अवधि के बीच जन्म लिए और इसी अवधि के बीच ये मर गए हुए थे, ठीक है। 1613 ईस्वी में जन्म लिया। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोई जन्म लेते ही कवि नहीं बन जाता है, ठीक है। इन्होंने
जन्म लेते ही कोई कवि नहीं, कम से कम 30 वर्ष की अवधि उसके लिए चाहिए। तो इन्होंने 1613 में जन्म लिया। तो इन्होंने जो अपनी काव्य रचना की वो 1643 से 1843 ईस्वी के बीच की, इसलिए इन्हें रीति काल के कवि के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ सभी को? बताइएगा एक बार, क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर हुआ? हाँ, 102 साल, ठीक है, 102 साल इन्होंने अपना जीवन काल जिया, व्यतीत किया। अच्छा, पेन का कलर चेंज कर दे, चलिए ठीक है। ये तो और पता नहीं चलेगा। हाँ चलिए, तो भूषण के भाई के रूप में जाने जाते हैं कौन? तो ये कवि भूषण, ठीक है। आप याद रखिएगा इनके भाई का क्या क्या नाम है। देखिए, रीति काल के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी और मती राम भूषण। मैंने इनका नाम बताया मनी राम भूषण। किनका? कवि भूषण का। कवि भूषण का जो मूल नाम था वो मनी राम था, ठीक है। और इनके भाई का मूल नाम क्या था? मती राम। तो मनी राम, मती राम, अर्थात इनके जो माता पिता थे उन्होंने इनका नाम काफी मिला जुला करके रखा हुआ था, ठीक है। जैसे रखते हैं महेश सुरेश, ठीक है, अपने पुत्र का नाम रखते हैं, ठीक उसी प्रकार इनके जो मम्मी पापा थे उन्होंने एक भाई का नाम मनी राम रखा और दूसरे का मती राम, ठीक है। तो इनका मूल नाम क्या था? मनी राम था, ठीक है। और इनके भाई का नाम मती राम। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है आपसे प्रश्न कि मती राम भूषण से, भूषण कवि भूषण का संबंध किस प्रकार से था? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? अब पता चल रहा है आप सभी को? देखिएगा, पेन का कलर ठीक लग रहा है? हाँ, भाई का, ठीक है, भाई का नाम था मतिभूषण, ठीक है। उसका जो संबंध था वो भाई का था, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कृतियां, इनकी जो कृतियां थी वो है शिवराज भूषण, अर्थात इन्होंने जो रचनाएं की है उसका नाम है शिवराज भूषण। अब देखिए, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये 3 कृतियां, देखिए ये इनकी 3 मुख्य कृतियां है। और भी इनकी बहुत सारी कृतियां है जिसमें आता है अप्राप्य है ये भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास, ठीक है, जिसकी प्राप्ति नहीं की जा सकी है। तो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि इनमें से भूषण की कृतियां कौन सी है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और इसमें से कोई एक ऑप्शन रहता है। तो आप याद रखिएगा, शिवराज अर्थात शिवाजी, ठीक है, शिवाजी और छत्रसाल पे जितनी भी कृतियां होगी आपके एग्जाम में वो कवि भूषण के द्वारा ही रचित होगा, ठीक है। जैसे कि हम बात करें शिवराज भूषण की, देखिए शिवराज, यहाँ भी शिवाजी की आया तो यह भूषण इसके रचिता है। शिवा बावनी, तो इसके जो रचिता है वो कौन हो जाएंगे? भूषण हो जाएंगे, ठीक है। छत्रसाल दशक, इसमें छत्रसाल का नाम आया, अतः यह भूषण की कृतियां है, ठीक है। ये 3 कृतियां, भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास, ये तो आपको नाम से ही याद हो जाएगा कि यह भूषण की कृतियां है। तो आप सभी को कृतियां क्लियर हुआ? यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताएं, वरना हम अगली स्लाइड की ओर चलते हैं, ठीक है। हाँ, शिवा बावनी भी है, ठीक है, शिवा बावनी ये इनकी कृति है भूषण की, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ये प्रश्न तो कितने बार एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। त्रिपाठी टाइटल है, ठीक है, त्रिपाठी क्या है? टाइटल है। जैसे कि आप सभी का कुछ कुछ आपके जो पिताजी का नाम होगा उसमें कुछ टाइटल लगा होगा बाहर में, ठीक है, बाद में पिताजी के नाम के बाद कुछ टाइटल लगा होगा, उसी प्रकार से इनका भी है टाइटल, ठीक है। चैप्टर नेम है छप्य, ठीक है, और सॉरी छप्य नहीं, कबीर, और इसके जो कवि है वो है भूषण, कवि भूषण, ठीक है। उदय शंकर, अस्फुट का क्या मतलब होता है? कुछ अस्पष्ट पद भी प्राप्त होते हैं, अर्थात तो कुछ अलग अलग पद भी यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है। अर्थात इनकी जो कुछ कृतियां है, ठीक है, कुछ अलग अलग पद भी इनके प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन इनकी जो मुख्य कृतियां है वो है शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। आपके एग्जाम में भी आता है, ये भी आता है अप्राप्य, अर्थात अभी प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। मूल रूप से जिस प्रकार से शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, उसके पूरे जो लिखा गया है भूषण के द्वारा वो सभी प्राप्त है, लेकिन ये सभी अप्राप्य है, ठीक है। रजनीश, कहाँ समझना है आपको?
हाँ पलक, इन्होंने इनके जो मुख्य रचना है इनके आश्रयदाता में, ये जो आप लोगों ने सुना होगा दरबारी कवि एक होते हैं, पहले के जो राजा थे वो दरबारी कवि रखते थे, ठीक है, उसी प्रकार से ये थे, ये आश्रयदाता के रूप में इनके शिवाजी, साहू जी और छत्रसाल रहे हैं, और इनकी जो मुख्य कृतियां है यह इन्हीं पर है, ठीक है, आश्रयदाता पे ही है। एक बार फिर से समझा दे, चलिए देखिए, प्रमुख आश्रयदाता अर्थात जिन्होंने इन्हें अपने दरबार में रखा उनका नाम है शिवाजी, शिवाजी के पुत्र साहू जी हो गए, और पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल, ठीक है, ये 3 नाम हो गया। विशेष, विशेष अर्थात कुछ विशेष इनके बारे में दिया गया है, तो यह रीति काल के कवि माने जाते हैं, और इनके जो भाई थे चिंतामणि त्रिपाठी वो भी रीति काल के ही कवि थे, ठीक है, और मतीराम, ये जो दोनों जो नाम है मतीराम भूषण और चिंतामणि त्रिपाठी, ये कवि भूषण के भाई का नाम है, ठीक है। प्रमुख बता दे, देखिए आपको प्रमुख इसमें याद रखना होगा इनके आश्रयदाता का नाम, ठीक है, आपके बुक में बहुत सारी चीजें लिखी गई है लेकिन उसमें से प्रमुख चीजों को ही छाटा गया है, ठीक है, प्रमुख चीजों को ही छाट करके लिखा गया है, आगे भी मुझे देखेंगे। अब देखिए इनकी जो कृतियां है आपको याद रखना होगा, शिवराज भूषण, देखिए आपको याद नहीं रखना होगा, आप समझिए इनके जो आश्रयदाता थे वो कौन थे, शिवाजी, साहू जी और पन्ना के बुंदेला राजा जो थे छत्रसाल वो थे, तो इनकी जो कृतियां होगी रीतिकाल 1643 से लेकर के 1843, ठीक है, 1643 से लेकर के 1843 की अवधि है। क्लियर हुआ सभी को? देखिए, तो इनकी जो कृतियां है उसे याद रखने का मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि आप इसे याद रखें, शिवराज भूषण अर्थात इसमें शिवाजी की चर्चा आई है और भूषण भी लिखा गया है, अतः यह भूषण की रचना होगी, आपको ये याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप देखते ही समझ जाइएगा कि किनकी रचना है। देखिए, शिवा बाबनी, शिवाजी की चर्चा हुई तो यह भूषण की रचना होगी, जहां भी शिवाजी, छत्रसाल और भूषण ये तीनों में से कोई एक आ जाता है तो आप समझे कि ये जो रचना है वह कवि भूषण की है। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उसे आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं और किस प्रकार से आता है, ठीक है। चलिए, क्लियर हुआ सभी को? देखिए, छत्रसाल दशक, इसमें छत्रसाल का नाम आया है, अतः यह भूषण की रचना होगी। देखिए, ये 3 कृतियां इनकी अप्राप्य है। देखिए, भूषण हजारा, इसमें भूषण का नाम आया, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास, ये जो रचनाएं हैं ये किनकी है, यह भूषण की है। क्लियर हुआ सभी को? आप लोग अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नो प्रॉब्लम लिखे, हम आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर, ठीक है, क्योंकि अभी लाइन बाय लाइन अर्थ को पढ़ना ही है हमें। चलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप हमें बताएं। जी, सब क्लियर है, ठीक है, उदय शंकर, पलक, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनुष्का, प्रिया, साधु शर्मा, मुंचुन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, यही है, मैं आपको फिगर के माध्यम से बताना चाहूंगी। यही है राजा छत्रसाल, ठीक है, ये कौन है, यह छत्रसाल है, इनके आश्रयदाता का ये चित्र है, ठीक है, आपको चित्र के माध्यम से इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आपको अच्छे से स्मरण रहे, ठीक है। ये है शिवाजी, ये कौन है, शिवाजी, और ये है शिवाजी के जो पुत्र थे साहू जी, ठीक है, ये शिवाजी के पुत्र साहू जी है, ठीक है। ये शिवराज भूषण कृतिया है, शिवा बाबनी, ठीक है, ये सब क्या है, कृतिया है, छत्रसाल दशक, ये जो इनकी 3 है यह प्रमुख कृतिया है। आप सभी को समझ में आया, इसलिए फिगर भी बता दिया गया है। चलिए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आपको स्टार पॉइंट दे करके बता दिया गया है, ठीक है। आपकी बुक में बहुत सारा लिखा गया है लेकिन जिससे मेन रूप से क्वेश्चन उठते हैं और उसमें से जो मुख्य पॉइंट है वो बस आपके लिए यहाँ पे लाया गया है कि आपको अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार उसे रीडिंग करें लेकिन आप इसे याद रखें, इसे आप याद जरूर रखें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसे। देखिए, भूषण रीति काल के एक प्रसिद्ध कवि है। भूषण किस काल के एक प्रसिद्ध कवि है, तो रीति काल के, ठीक है। हमने आपको बताया रीति काल की जो अवधि है वह 1843, ठीक है, 1643 से 1843। भूषण ने
नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं लेना होगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है, आपको पीडीएफ दे दिया जाता है, ठीक है, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। जिन्होंने कोर्स को परचेज किया है, ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगी, जिन्होंने 400 प्लस लाया है अपने बोर्ड एग्जाम में, उनके लिए जो हमारा ये एप्लीकेशन है, ये जो हमारी लाइव क्लास है, वो फ्री में प्रदान की जाती है, जिसमें आपको बस 74, ठीक है, रुपीज लगते हैं, जो कि एक एप्लीकेशन भी है, उसमें आप 2 इयर्स, ठीक है, 2 साल तक आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये बस एप्लीकेशन फी है 2 साल के लिए। और जिनका 400 प्लस नहीं मार्क्स आया है, उनके लिए भी बस 299 फी है, ठीक है, 299, ये आप 2 साल तक, ठीक है, 2 साल तक इसी फी में आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें आपको पीडीएफ भी दिए जाते हैं, ठीक है, पीडीएफ चैप्टर एक्सप्लेनेशन के, ऑब्जेक्टिव के और सब्जेक्टिव के, ठीक है, सभी का दिया जाता है। और साथ में लाइव क्लास की सूचना भी दी जाती है, और लाइव क्लास में दिया जाता है आपको, तो प्रॉब्लम आपको किसी प्रकार की नहीं आने वाली है, ठीक है, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भूषण ने अपने काव्य में वीर रस को प्रमुखता दी है। किस रस को प्रमुखता दी है? वीर रस को। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, लगभग 4 से 5 बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका होगा, ठीक है। अच्छा, तो आप अपना नाम चेंज कर लीजिए, अलका, आप अपना नाम चेंज कर लीजिए, ठीक है, अलका कर लीजिए, उसमें हमें भी पहचानने में सुविधा होगी, ठीक है। अब देखिए, भूषण ने अपने काव्य में वीर रस को प्रमुखता दी है। किस रस को प्रमुखता दी है? वीर रस को, ठीक है, आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है, अतः आप याद रखें, इसमें वीरता का ही बखान किया गया है, ठीक है, इसमें शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया गया है इस काव्य में, ठीक है। देखिए, भूषण ने अपने काव्य की भाषा तो ब्रज भाषा ही रखी, किंतु उसमें शब्द, मुहावरे और रचना संबंधी प्रयोगों में विषय और भावों के अनुरूप स्वतंत्रता वर्ती। समझिएगा इसे कि यह क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है, इसे सेंटेंस के माध्यम से आपको क्या पता चल रहा है। तो देखिए, भूषण ने जो रचना किया, उसकी जो मुख्य भाषा थी वो ब्रज भाषा ही थी। कौन सी भाषा थी? ब्रज भाषा। आपसे पूछा जाएगा कि भूषण की रचना की मुख्य भाषा क्या है? ब्रज भाषा है, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो अपनी रचना की, तो उसमें कोई कोई शब्द ऐसा आया, मुहावरा का प्रयोग ऐसा करना पड़ा, जिसमें दूसरा भाषा का भी मिश्रित है, ठीक है, दूसरे भाषा का भी मिश्रण है, अतः उसमें स्वतंत्रता रखी गई है। अर्थात ये नहीं है कि सभी ब्रज भाषा में ही लिखे होंगे, ठीक है। आपको इतना क्लियर हुआ? अगले अगले पॉइंट को देखते हैं, अगले स्टार पॉइंट को। यहाँ भूषण के दोनों प्रिय नायक, उनके जो 2 प्रिय नायक थे, उनके जो 2 प्रमुख आश्रयदाता थे, उस पे इन्होंने लिखा है ये कवित। देखिए, छत्रपति शिवाजी और महाराजा छत्रसाल। आपसे पूछा जाएगा कि कवित किन 2 राजाओं पर आधारित है, तो किन पर है? तो शिवाजी और महाराजा छत्रसाल। क्लियर हुआ आप सभी को? बताइएगा, आप सभी को क्लियर हुआ? हाँ, सूरदास, प्रिया सूरदास की काव्य की रचना भी ब्रज भाषा ही थी, ठीक है। और आप लोग बताइएगा अपने कमेंट के माध्यम से कि तुलसीदास, जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, तुलसीदास जी के काव्य रचना की भाषा क्या थी, ठीक है। हमारे बिहार की जो राजकीय भाषा है वो हिंदी ही है, ठीक है, इसलिए हम लोग हिंदी में ही बोलते हैं। चलिए, ठीक है, सभी को क्लियर है। आप लोग बताइएगा कि तुलसीदास जी की रचना की भाषा क्या थी, जो कि हमने आपको पीछे अच्छे से समझाया है। हमने अभी तक जो 4 चैप्टर पढ़ा, उन सभी का जो भाषा था वो आप सभी को पता होगा। अवधी भाषा, अवधी अवधी और, हाँ, वेरी गुड पलक, अवधी और ब्रज भाषा दोनों, ठीक है। मुंचुन, एस कुमार, मेहिलाल, अवधी और ब्रज भाषा दोनों था। अनुष्का, खुशी, ठीक है, आप लोग ध्यान दें, अवधी और ब्रज भाषा दोनों था, ठीक है। रिवीजन के पॉइंट से मैं आपको बता देती हूँ एक बार। देखिए, हमने पहला जो हमारा चैप्टर है वो है करबक। इसके जो रचयिता है वो है मलिक मोहम्मद जैसी, और उनके रचना की जो भाषा है वो मुख्यतः है अवधी। वो मुख्यतः क्या है? अवधी है। दूसरा था सूरदास का पद। इन
इनके जो मुख्यतः इसके जो रचनाकार है वो है सूरदास, और इनकी जो रचना की भाषा है वो है ब्रज भाषा। तीसरा हमारा चैप्टर था तुलसीदास का पद। तो इसमें आप याद रखें ये दोनों हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों हो जाएगा, अर्थात अवधि एवं ब्रज भाषा दोनों होगा। क्लियर? क्लियर हुआ सभी को? हाँ, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो रिकॉर्डेड फॉर्म में प्राप्त हो जाता है आपको, ठीक है, पीडीएफ में वो रिकॉर्डेड आपको चैप्टर बाय चैप्टर जितने भी वीडियो कराए जाते हैं उन सभी में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, फाइल बना करके उसमें रख दिया जाता है, साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग लाइन बाय लाइन अर्थ की ओर, ठीक है। सभी के पास बुक होगा तो आप अपने बुक को भी निकाल लें, और जहां भी आपको जो प्रॉब्लम है वो आप हमसे पूछ सकते हैं और आप अपने बुक में लिख भी सकते हैं, ठीक है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलिए चलते हैं अगले पहले लाइन पे। देखिए ये जो कविता है कवित, क्या है, कवित जो है, यहाँ पे लिख देती हूँ, यह 2 भागों में बांटा गया है। जितने भी हम लोग, जितने भी कविता, ठीक है, जितने भी काव्य को पढ़ते आए हैं, आज हम लोग हमारा जो 5वां चैप्टर है उसमें भी वो भी 2 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भागों में बटा हुआ है। तो पहला जो भाग है उसमें शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है, शिवाजी के ऊपर है, और दूसरा जो है वह किसके ऊपर है? वह है छत्रसाल के ऊपर, महाराजा छत्रसाल के ऊपर है, ठीक है। तो आप इसे याद रखें, पहला जो भाग है वो शिवाजी के ऊपर और दूसरा जो भाग है वो छत्रसाल के ऊपर है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। देखिए, इंद्र जिमी जंभ पर, 12 जौ अंब पर, शवन शरंभ पर रावण है, ठीक है, रावण होगा ये। रावण सदंभ पर रघुकुल राज है, ठीक है, रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। तो इसके माध्यम से कवि ने क्या कहा है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, कवि भूषण शिवाजी के शौर्य का बखान करते हुए कहते हैं, बखान करते हुए कहते हैं कि शिवाजी का मल्लेच्छ पर उसी प्रकार राज्य है, मल्लेच्छ अर्थात अपने शत्रुओं पर उसी प्रकार राज्य है, राज है जिस प्रकार इंद्र का यम पर है। इंद्र का किस पर है? यम पर है। ये इंद्र है, आपको फिगर के माध्यम से इसलिए बताया जा रहा है कि आपको याद रहे, ठीक है। इंद्र का किससे है? यम पर है, ठीक है। समुद्र की अग्नि का, देखिए 12 जौ मतलब होता है 12 जौ अर्थात समुद्र की अग्नि, अंब मतलब होता है जल, अंब मतलब क्या होता है? जल होता है, ठीक है। तो जिस प्रकार इंद्र का यम पर, समुद्र की अग्नि का समुद्र के पानी पर, और राम का दंभ से भरे रावण पर है। एक बार और समझिएगा इसे, क्या पूछ रहे हैं आप खुशी? फिर से पूछिएगा। बखान पूछ रहे हैं, बखान अर्थात वर्णन, ठीक है, उनकी शौर्य अर्थात उनकी जो महानता थी उनका वर्णन किया है इस पंक्ति के माध्यम से, ठीक है। बखान, बखान का मतलब नहीं प्रिया, बखान का मतलब होता है वर्णन, ठीक है, वर्णन करते हुए, उन्होंने वर्णन करते हुए कहते हैं कि शिवाजी का मल्लेच्छ पर उसी प्रकार राज है जिस प्रकार इंद्र का यम पर, यम अर्थात यमराज पर, समुद्र की अग्नि का पानी पर, और राम का दंभ से भरे रावण पर है, ठीक है। हाँ, बधाई नहीं बराई, ठीक है। चलिए देखिए, इन पंक्तियों में भूषण ने शिवाजी के शौर्य की तुलना किसके से की है? इंद्र से की है, समुद्र की अग्नि से की है, और राम के साथ की है। समझिएगा इसे एक बार फिर से। देखिए, कवि भूषण शिवाजी के महानता की तुलना, ठीक है, वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि शिवाजी का अपने मल्लेच्छ पर उसी प्रकार राज है, ठीक है, जिस प्रकार, तो किस प्रकार? वही लिखा हुआ है कि जिस प्रकार इंद्र का यम पर, इंद्र जो है उसका यमराज पर, समुद्र की अग्नि का पानी पर, समुद्र की अग्नि जो है उसका पानी पर है। देखिएगा, ये इंद्र है, इसका यमराज पर, ये समुद्र की जो अग्नि है, ये समुद्र की जो अग्नि है इसका पानी पर। देखिए, पानी, आग जो रहता है उसमें पानी डालते ही वो क्या हो जाता है? बुझ जाता है।
ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका राज है, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर समुद्र की अग्नि क्या है, वह प्रज्वलित हो रही है, पानी इतना सारा है, लेकिन इसका क्या है, राज है इस पर, ठीक है, हुकूमत है। अब यही देखिए, और राम का दंभ से भरे रावण पर, यही है दंभ से भरा हुआ रावण, और राम का इस पे राज है, वही बताया गया है। अतः इसमें शिवाजी की तुलना किस किस से की है, क्या पूछ रहे हैं आप खुशी, फिर से पूछिएगा। हाँ, टाइपिंग एक दो गलत हो गया है, जिसे हम आपको सुधार करके बता दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे बखान हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये रावण है। अब देखिए, तो इन पंक्तियों में भूषण ने शिवाजी के शौर्य की तुलना किस किस से की है, इंद्र से की है, समुद्र से की है, और अग्नि, ठीक है, इंद्र, समुद्र, अग्नि और राम से की है। अच्छा ये बताइएगा, तो मल्लेश की तुलना अपने शत्रुओं की तुलना किस किस से की है, ये आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से बताइए, ठीक है। पलक, वेरी गुड, इंद्र, समुद्र की अग्नि और राम से। तो उन्होंने भूषण ने शिवाजी के मल्लेश की तुलना, ठीक है, किस किस से की है, वो आप हमें बताइए, बताइएगा। हम तब तक पानी पी लेते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, हाँ थोड़ी सी तबीयत इशू आ जाती है, पर ये लगा रहता है, ठीक है, तबीयत का खराब होना लगा रहता है। चलिए वेरी गुड, सभी का सही है। किस किस से की है, तो यमराज से की है, समुद्र के पानी से की है, और रावण से की है, ठीक है। तो आप सभी को ये क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यम, पानी और रावण, वेरी गुड प्रिया, एश कुमार, साधु शर्मा, खुशी, ठीक है, आप सभी का आंसर सही है। इससे पहले भी कुछ बच्चों ने आंसर दिया था, ठीक है। दंभ से भरे रावण अर्थात क्रोध से भरे रावण, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले स्लाइड की ओर, अगले पंक्ति को देखते हैं। देखिए, पौन बारी बाह पर शंभु रति नाह पर, ठीक है, जो सहस्त्र बाहु पर राम द्विज राज है, इसका अर्थ क्या होगा उसे लोग देखते हैं। अब देखिए, कवि शिवाजी के शौर्य का बखान करते हुए कहते हैं, कवि अर्थात भूषण, ठीक है, भूषण जो है वो शिवाजी के शौर्य का बखान करते हुए कहते हैं कि शिवाजी का मलेच्छ पर उसी प्रकार राज है जिस प्रकार हवाओं का बादल पर। पवन अर्थात देखिए, पौन, पौन अर्थात पवन, हवा, ठीक है, तो हवाओं का, बारीबाह मतलब बादल, ठीक है, बादल पर भगवान शिव का रति के पति कामदेव पर, समझिएगा, शंभु अर्थात शंकर भगवान, भगवान, ठीक है, और रति नाह मतलब रति के पति कामदेव है, ठीक है, रति के पति मोहम्मद जाहिर अंसारी, गुड मॉर्निंग। देखिए, तो ये क्या है, शिव का रति के पति पर अर्थात कामदेव पर, और परशुराम का सहस्र बाहु पर है, परशुराम का सहस्र बाहु पे है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे है। देखिए, हम आपको बता दें स्पीकर के माध्यम से, आप ये समझिए कि इसकी जो तुलना है वो किससे की गई है, वह शिवाजी से की गई है। ये वर्ल्ड साइड का ये जो है, इनकी तुलना शिवाजी से की गई है, और इनकी जो तुलना है वह इनके मलेच्छ अर्थात शत्रुओं से की गई है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे कवि शिवाजी के शौर्य का बखान करते हुए कहते हैं कि शिवाजी का मल्लिच्छ पर उसी प्रकार राज है जिस प्रकार हवाओं का बादल पर, जिस प्रकार हवाओं का क्या है, बादल पर। आप देखते हुएगा बादल लगा रहता है और जब हवा आती है तो बादल क्या हो जाता है, भाग जाता है, वर्षा नहीं हो पाती है। अगर हवा आ जाए तो वर्षा भाग जाती है, आपने देखा होगा ऐसा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये कौन है, हाँ, जिस प्रकार से पार्वती है उसी प्रकार से रति है, ठीक है। और रति के जो पति है वो कामदेव को माना गया है, ठीक है। उदय शंकर, देखिए तो भगवान शिव का रति के पति, रति अर्थात होता है प्रेम, रति अर्थात क्या होता है, प्रेम, तो प्रेम के पति पर, ठीक है, कामदेव। तो देखिए भगवान शिव का रति के पति कामदेव पर, और परशुराम, परशुराम का देखिए द्विज, यहाँ पे आपको लिखा है ज्यो सहस्त्रबाहु पर राम द्विज राज है, राम परशुराम को भी कहा गया है। तो सहस्त्रबाहु जो है यही है सहस्त्रबाहु, इस पर परशुराम का क्या है, राज है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि इन पंक्तियों में भूषण ने शिवाजी के शौर्य की तुलना हवा, शिव और परशुराम के साथ की है, इसलिए आपको वन साइड फिगर में बताया गया है जिसकी तुलना शिवाजी से की गई है, और वन साइडेड फिगर में आपको बताया गया है जिसकी तुलना शत्रुओं से की गई है। तो आप सभी को समझ में आया या कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताएं। आप सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आ गया तो नो प्रॉब्लम लिखे, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नो प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, कावा द्रुम दंड पर चिता मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। देखिए कवि, कवि भूषण शिवाजी के शौर्य का बखान करते हुए कहते हैं, ठीक है, कवि भूषण शिवाजी के शौर्य का बखान करते हुए कह रहे हैं कि शिवाजी का मल्लिच्छ पर उसी प्रकार अधिकार है जिस प्रकार जंगल की आग की वृक्षों की डाली पर। देखिए दावा, दावा अर्थात क्या होता है, पेड़ की जो अग्नि होती है, ठीक है, और दावा ध्रुव दंड अर्थात होता है वृक्ष की डाली, ठीक है। चिता का मृग झुंड पर, चिता का, चिता मृग झुंड पर, मृग की झुंड पर। देखिए चिता का आप देखते हुएगा डिस्कवरी एक चैनल आता था तो पहले उसमें बताता था जानवरों को, उसमें जानवरों को बताया जाता था किस प्रकार शूटिंग की जाती थी, कि मतलब किस प्रकार एक जानवर दूसरे जानवर को मार रहा है। तो उसमें आप बहुत सारे सीन में देखा होगा आपने कि चिता जो होता है वो क्या करता है, हिरण पे हमला करता है और उसे मार देता है, ठीक है। तो मृग झुंड पर चिता का राज है, वो जब चाहेगा उसे मार सकता है, अपना शिकार बना सकता है, ठीक है। शौर्य अर्थात महानता, ठीक है प्रिया। अब देखिए चिता का मृग झुंड पर और हाथी पर वितुंड, वितुंड अर्थात होता है क्या, हाथी, वितुंड अर्थात हाथी, ठीक है। सिंह का, हाथी पर सिंह का राज है, और मृगराज, मृगराज अर्थात होता है शेर, सिंह, ठीक है। तो इन पंक्तियों में भूषण ने शिवाजी के शौर्य की तुलना जंगल की आग, चिता और सिंह के साथ की है, चिता और सिंह के साथ की है, ठीक है। आप समझिएगा इसे एक बार फिर से, हाँ इन सभी अर्थ को आपको समझ करके आप याद कर ले तो बेटर है, ठीक है, लेकिन आप समझिएगा फिर भी आपको याद हो जाएगा। आप देखते ही इसे, आपको ऐसा मन में होगा कि इस पंक्ति के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं कवि भूषण जी, ठीक है। आप अच्छे से समझ आइएगा तो आप खुद से लिख सकते हैं इसे। चलिए तो दावा अर्थात होता है अग्नि। देखिए आग की जो अग्नि है, ठीक है, उसका क्या है, उसका अधिकार है आग के वृक्षों पर, उसका राज है। कैसे राज है कि अगर अग्नि, अच्छा जंगल में आग क्यों लगता है आप लोग बताइएगा, जंगल में आग क्यों लग जाता है, कोई आकर के लगा देता है क्या, जंगल में आग क्यों लगता है? जंगल में आग क्यों लगता है बताइएगा आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से। नेट का प्रॉब्लम है, सभी के साथ प्रॉब्लम है क्या नेट का?
जंगल में आग क्यों लगता है बताइएगा अपने कमेंट के माध्यम से। घर्षण के कारण। वेरी गुड पुष्पांजलि। ठीक है, जब वृक्ष के डालों में क्या होता है, घर्षण होता है, तो जंगल में आग लग जाता है। ठीक है, हाँ गर्मी के कारण, लेकिन घर्षण, ठीक है, घर्षण होता है, मेन रूप से क्या होता है, घर्षण होता है उसमें। ठीक है, तो जब वृक्ष की डाल एक दूसरे से, आप देखिएगा, आप किसी चीज में भी घर्षण करे, अगर आप अपने हथेली को ही लगभग कुछ ज्यादा घर्षण करे तो उसमें गर्मी उत्पन्न होती है। ठीक उसी प्रकार जंगल के जो वृक्ष होते हैं, अगर उसमें घर्षण हो तो आग उत्पन्न हो जाता है। और उसी आग का बता रहा है कि उसी, ठीक है, दावा, ठीक है, जिस प्रकार जंगल की जो आग होती है उसका वृक्ष की डालों पर जो अधिकार है, ठीक है, उसी प्रकार चिता का मृग झुंड पर है और हाथी पर सिंहराज का है। देखिए हाथी को किस प्रकार, जो सिंह है, शेर है, वो किस प्रकार मार दिया है, उसे खा रहा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इस फिगर के माध्यम से। ठीक है, जाहिर अंसारी, घर्षण का अर्थ होता है घिसना, एक दूसरे से घिसन होता है उसमें। ठीक है, तो समझ में आया। तो इसमें शिवाजी की तुलना जो है वो की गई है जंगल की आग से, चीता से और शेर से। ठीक है, और इनकी तुलना किनकी, तो इसके मलेच्छ की अर्थात शत्रुओं की तुलना की गई है जंगल के डाल से, ठीक है, हिरन से और हाथी से। ठीक है, तो आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हम अगले स्लाइड की ओर। देखिए अगला है हमारा तेज तम अंश पर कान्ह जिमी कंस पर। ठीक है, यौह मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। हाँ डिस्प्ले पे नेम आता होगा आप सभी का। जंगल में आग घर्षण के कारण लग जाता है। ठीक है, वो जो पेड़ होते हैं उनके जो डाली घर्षण जब करते हैं और अधिक बार घर्षण के कारण उसमें गर्मी उत्पन्न होती है और उसके बाद वो वहां आग लग जाता है। ठीक है, देखिए तेम तम अंश पर कान्ह जिमी कंस पर यो मलेच्छ वंश पर सेव शिवराज है। देखिए इस माध्यम, इस पंक्ति के माध्यम से कवि भूषण क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, कवि भूषण शिवाजी के शौर्य का बखान करते हुए कहते हैं कि शिवाजी का मलेच्छ पर उसी प्रकार राज है जिस प्रकार उजाले का अंधेरे पर। उजाले का किस पर, अंधेरे पर। देखिए ये क्या है, ये अंधेरा है और ये क्या है, उजाला है। तो उजाला आते ही अंधेरा क्या हो रहा है, भाग रहा है, दूर होता जा रहा है। आप देखिएगा सुबह जब होता है तो अंधेरा क्या हो जाता है, भागने लगता है उजाला के आने पर। तो वही बताया रहा है। चलिए ठीक है, देखिए कवि भूषण शिवाजी के शौर्य का बखान करते हुए कहते हैं कि शिवाजी का मल्लेच्छ पर उसी प्रकार राज है जिस प्रकार उजाले का अंधेरी पर, कृष्ण का कंस पे, देखिए कान्ह जिमी कंस पर और कृष्ण का कंस पर। इन पंक्तियों में भूषण ने शिवाजी के शौर्य की जो तुलना है वह उजाले और कृष्ण से की है, कृष्ण के साथ। देखिए उजाले और कृष्ण के साथ की है। ठीक है, कंस पर किसका राज है, कृष्ण का राज है, और उजाले पर प्रकाश का राज है। ठीक है, ये रचना, ये भूषण का कहना है, भूषण की रचना है। ठीक है, देखिए टाइम दरअसल आपका 7 से 8 है, लेकिन हो सकता है कोई कोई टॉपिक जो है वो बड़ा हो जाता है, तो हमारी ये कोशिश रहती है कि एक एक वीडियो में ही, एक लेक्चर में ही आपका जो एक पॉइंट है वो कवर हो जाए, अर्थात चैप्टर एक्सप्लेनेशन जो है वो कवर हो जाए। ठीक है, इस वजह से आपकी जो क्लास है वो लंबी कर दी जाती है। पांचवा देखिए, निकसत म्यानते मयुख है प्रलय भानु कैसी फारे तमतोम से गयंदन के जाल को। ध्यान दीजिएगा ये क्या है। अच्छा उदय शंकर, कोचिंग जाना रहता है, ठीक है, तो आप कोचिंग चले जाइएगा और ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आपको ये रिकॉर्डेड फॉर्म में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे निक्षत म्यानते मयुख है प्रलय भानु कैसी। देखिए हम लोगों ने जो 4 पंक्ति देखा ऊपर का, वो किस पर आधारित था, वो था शिवाजी पर आधारित था। किस पर, शिवाजी पर। अब ये आ गया, अब ये किस पे आ गया, अब ये छत्रसाल पे आ गया। हम लोगों ने
ऊपर के जो 4 पंक्ति को देखा, ठीक है, 4 पंक्ति को जो बारी बारी से हम लोगों ने देखा, लगभग वो 8 पंक्ति था, ठीक है, तो वो था किस पर? शिवाजी पर था। और अगला जो है हमारा वो किस पर है? वो है छत्रसाल पर। ये क्या है? ये है दूसरा भाग। तो देखिए इसे, कवि भूषण ने छत्रसाल की वीरता, धीरता और पौरुष का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि छत्रसाल की तलवार म्यान से इस प्रकार निकलती है जैसे प्रलयंकारी सूर्य से उसकी किरणें निकलती है। देखिए क्या बताया जा रहा है कि छत्रसाल की जो तलवार है वो इस प्रकार निकलती है। देखिए छत्रसाल है और इसकी जो तलवार है वह इस प्रकार निकल रही है जैसे प्रलयंकारी जो सूर्य होता है उसकी जो किरणें होती है वह सूर्य से निकलती है। देखिए उसमें इतना ही चमक है, आप देख पाइएगा इस फिगर में भी कि इसके छत्रसाल की तलवार में कितना चमक है। तथा वह गयंद, गयंद अर्थात होता है हाथियों का समूह, ठीक है, हाथी का बहुवचन रूप अर्थात गयंदन, ठीक है, तो हाथियों के जाल को इस प्रकार तितर बितर कर देती है जैसे सूर्य की किरणें अंधेरों को। ध्यान दीजिएगा क्या बताया जा रहा है कवि भूषण के द्वारा कि आप देखिएगा कि हाथी का जो जाल होता है वो कितना मजबूत होता है, लेकिन कवि भूषण जी कह रहे हैं कि छत्रसाल की जो तलवार है वह उसी प्रकार हाथी के जाल को तितर बितर कर देती है जिस प्रकार उजाला जो है वह अंधेरे को, ठीक है, जैसे सूर्य की जो किरणें हैं वह अंधेरे को तितर बितर कर देती है अर्थात भगा देती है, ठीक है। तो उसी प्रकार छत्रसाल की जो तलवार है वह हाथी का जो जाल होता है वो काफी मजबूत होता है, ठीक है, उसे काट देता है अर्थात तितर बितर कर देता है, ठीक है। तो आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हम अगले स्लाइड पे, बहुत छोटा सा है, बस बहुत 2 पैराग्राफ होगा, तो आप इसे देख लें अच्छे से। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। देखिए, लागती लपकी कंठ, देखिए क्या लिखा है, लागती लपकी कंठ, ठीक है, कंठ बैरिन के नागिनी सी रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन को मालको। ये सब किस पे लिखा गया है? यह लिखा गया है छत्रसाल पे। ध्यान दीजिएगा, जो पहला हम लोगों ने पढ़ा वो शिवाजी पे लिखा था प्रथम भाग, और द्वितीय भाग छत्रसाल पे लिखा गया है, ठीक है। पौरुष अर्थात पुरुषोत्तम, ठीक है, उनकी जो महानता थी उसकी वर्णन किया गया है, उसका वर्णन किया गया है कवि भूषण के द्वारा। देखिए कवि भूषण ने छत्रसाल की वीरता, धीरता और पौरुष का वर्णन किया है। आप ये जो एक पॉइंट है उसमें कॉमन लिख सकते हैं, ठीक है, कॉमन याद कर सकते हैं। देखिए कवि कहते हैं कि हे राजन, आपकी तलवार शत्रुओं के मुंडों से नागिन की तरह लिपट जाती है। किससे बोल रहे हैं? छत्रसाल से बोल रहे हैं, ठीक है, कि आपकी जो तलवार है, आपकी जो तलवार है वो शत्रुओं के मुंड अर्थात गले से, ठीक है, नागिन की तरह लिपट जाती है और शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें मुंडों की माला अर्पित कर देती है। शिव को मुंड का माला इसी प्रकार का होता है, ध्यान दीजिएगा, मुंड का माला है ये, ठीक है, मुंड का माला। तो वही बता रहा है कि आपकी जो तलवार है वह उसी प्रकार अपने शत्रुओं के गले से लिपट जाती है, ठीक है, और रुद्र को प्रसन्न करने के लिए उन्हें मुंडों की माला अर्पित करती है। किसको? रुद्र अर्थात शिव को। रुद्र किसने कहा गया? शिव को कहा गया है। यही छत्रसाल है और उनकी ये तलवार है, ठीक है। तो आप सभी को ये क्लियर हुआ या कहीं कोई प्रॉब्लम है आपको? हाँ, 2 स्टेप और है, खत्म हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, तो हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। देखिए अगला है हमारा लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली कहां लो बखान करो तेरी करवाल को, ठीक है। देखिए ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे देखिए, लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली कहां लो बखान करो तेरी कलवार को। करवाल अर्थात होता है तलवार, ठीक है। तो देखिए कवि कहते हैं कि बलिष्ठ और विशाल भुजा वाले महाराज छत्रसाल, देखिए बलिष्ठ और क्या है? विशाल भुजा वाले, भुजा अर्थात हाथ वाले, ठीक है, महाराजा छत्रसाल, मैं आपकी तलवार का कहां तक बखान करूं, ठीक है, मैं आपकी
तलवार का कहां तक वर्णन करूं? आपकी तलवार अत्यंत प्रलयंकारी है, जो शत्रुओं के समूह को नष्ट कर देती है। ठीक है, इसका यही अर्थ है। देखिए, लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, तो यहां तक क्या बताया गया है? इनकी इनकी वीरता को बताया गया है, छत्रसाल की वीरता को, कि बलिष्ठ और विशाल भुजा वाले महाराजा छत्रसाल। अब देखिए, कहां लो बखान करो, मैं आपकी तलवार की कहां तक बखान करूं? ठीक है, आपके जो शत्रुओं के समूहों को नष्ट कर रही है। ठीक है, तो आप सभी को क्लियर हुआ? क्लियर हुआ आपको? क्या पूछ रहे हैं आप? खुशी, सिक्स यहाँ पे था, जो कि हमने आपको बताया था, यही था। देखिए, लागती लपके कंठ वैरिन के नागनी सी रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन को माल को। देखिए, इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें बताया जा रहा है कि भूषण की जो छत्र तलवार है, ठीक है, भूषण ने छत्रसाल के तलवार की जो वीरता की है, उन्होंने बताया है कि उनकी जो तलवार है वो शत्रुओं के मुंडों अर्थात गलों में नागिन सी लिपट जाती है और उसको क्या कर देती है? धड़ से अलग कर देती है। तलवार लगेगा इसमें तो धड़ से अलग करेगा ही। ठीक है, और ऐसा लगता है जैसे वो शिव को मुंडों की माला अर्पित कर रही हो। ठीक है, माला अर्पित करती हो। ठीक है, तो आप सभी को ये समझ में आ गया। बलिष्ठ मतलब होता है बलवान। हाँ, वेरी गुड। 6 लाइन यही है। उसे आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आप लाइन बोले। ठीक है, आप लाइन को टाइप करें, उसके बाद पूछे, हम आपको बता देंगे जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी। देखिए, अगला है हमारा प्रति भट्ट कटक कटीले केते काटी काटी। देखिए, काटे काटी कलिका सी किलकी कलेव देती काल को। देखिए, क्या लिखा गया है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि अर्थ स्पष्ट करें। ठीक है, देखिए, कवि कहते हैं कि हे राजन, आपकी तलवार अत्यंत प्रलयंकारी है, जो शत्रुओं के दल का संहार करती है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे काली को प्रसन्न करने के लिए प्रसाद देती हो। देखिए, लिखा गया है प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी। आपकी जो तलवार है वो अत्यंत प्रलयंकारी है, शत्रुओं के दल का संहार करती है। ठीक है, काटी संहार करना। ठीक है, कलिका सी किलकी कलेव, कलिका कलिका काली। ठीक है, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे काली को प्रसन्न करने के लिए कलेव, कलेव अर्थात होता है कलेवा। ठीक है, प्रसाद जो चढ़ाते हैं, तो वही है प्रसन्न करने के लिए प्रसाद देती हो। किस चीज का प्रसाद? तो यही मुंडों की माला का प्रसाद दे रही हो। ठीक है, तो आप सभी को ये छत्रसाल की तलवार है। देखिए, किस प्रकार की तलवार है ये। ठीक है, और ये क्या है? यह कलिका देवी है, जिन्हें मुंड की माला प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। तो आप सभी को ये क्लियर हुआ? आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछे। ठीक है, ये लास्ट स्लाइड था। आपका चैप्टर जो है यहीं पे खत्म होता है।